हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉट सो मैथमेटिकल। ये वीडियो यूनिट 2 के साथ डील करेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। मेजरली यहाँ पे साइलोस थ्योरम है और कॉशीज थ्योरम है। तो पहली वीडियो में साइलोस थ्योरम को कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में कॉशीज थ्योरम। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2023। इफ H is a Silo subgroup of G and X belongs to G, then X inverse HX is also a P Silo subgroup of G। इसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले हमें पता हो कि साइलो पी सब ग्रुप या पी साइलो सब ग्रुप दोनों क्या होते हैं। तो अगर p रेज टू द पावर k इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ प्राइम p that divides the order of a finite group G, then a subgroup of G of order p to the power k is called the silo p subgroup of G। यानी कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका कोई ऑर्डर है, तो अगर मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ G इज़ इक्वल टू एक n, अब ऐसे में इसे एक प्राइम नंबर की कोई पावर डिवाइड करती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस ऑर्डर इस ग्रुप जी का एक पर्टिकुलर सब ग्रुप एच, जिसका कि ऑर्डर, इसका खुद का ऑर्डर कौन हो, p टू द पावर k, तो ऐसे केस में h जो सब ग्रुप है वो कहलाएगा साइलो p सब ग्रुप या साइलो सब ग्रुप या p साइलो सब ग्रुप। ओके, अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि H तो ऑलरेडी एक साइलो सब ग्रुप है G का। यहाँ हमने केवल इतना समझा कि ये होगा क्या, साइलो सब ग्रुप होगा क्या। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम उसको कैसे डील करेंगे। तो इफ़ H इज़ अ साइलो सब ग्रुप ऑफ G एंड X बिलोंग्स टू G, H तो एक साइलो सब ग्रुप ऑलरेडी है और X एक G का एलिमेंट है। ऐसे में X इनवर्स HX, यानी कि अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप की तरह या उस तरीके का एक कॉन्जुगेट की तरफ अगर हम देखें तो उस तरीके का एक मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। तो X इनवर्स एच एक्स इज ऑल्सो अ पी साइलो सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि X इनवर्स एच एक्स भी एक पी साइलो सब ग्रुप होगा G का। कैसे प्रूव करेंगे? तो मान लिया लेट पी एन, जैसे मैंने बोला था कि पी के, तो पी एन डिवाइड्स द पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी, पी एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिवाइड्स को सिंबलाइज करती है। इसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब बिल्कुल गलत होगा, उल्टा होगा। इट इज़ पी अपॉन ऑर्डर ऑफ जी, जबकि पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी स्ट्रेट लाइन से सिंबलाइज किया जाएगा। तो लेट Pn divides order of G and Pn plus 1 does not divides order of G। Pn उसकी हाईएस्ट पावर है, क्योंकि हमने यही बोला है कि Pk इज़ दी हाईएस्ट पावर, तो उसकी हाईएस्ट पावर है। Pn प्लस 1 भी OG को, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करता। और इससे सीधा अर्थ ये बन गया कि Pn प्लस 2, Pn प्लस 3, Pn प्लस 4, P टू द पावर कोई भी इससे बड़ा ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करेगा। As H is a silo P group, P subgroup of G, order of H is equal to Pn। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि ये साइलो P सब ग्रुप है, तो बाय डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ H क्या होना चाहिए, P टू द पावर n। इसी वजह से H में कुछ P टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे, H1 H2 H3 सो ऑन टिल H P टू द पावर n। लेट X बिलोंग्स टू G, अगर हमने जो कहा कि X G में है जो कि दिया हुआ था, तो X इनवर्स एच एक्स कैसा दिखता है पहले हमने उसको बनाया। तो बनाया कि इट इज़ X इनवर्स H1X, X इनवर्स H2X, X इनवर्स H3X सो ऑन H इनवर्स, ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा है, PNX, X इनवर्स HPNX। ठीक है, वहाँ तक जा रहे हैं। अब अगर इसे मुझे पी साइलो सब ग्रुप बताना है, तो पहले मुझे बताना होगा कि वो सब ग्रुप है। फिर दूसरी मुझे बात बतानी होगी कि ये इसमें जितने एलिमेंट हैं वो p रेज टू द पावर n नंबर के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल वो उसका p साइलो सब ग्रुप बन जाएगा। तो हम पहले इसको सब ग्रुप प्रूव करें। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे a और b, दूसरे कलर से लिखेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे a और b,
जो कि किसी सब ग्रुप में बिलोंग करते होंगे। और अगर मैं बता दूं कि ए बी इनवर्स भी एच में है तो ऐसे में एच को मैं सब ग्रुप बोल देती थी जी का। वही करेंगे, दो एलिमेंट्स लिए, दो एलिमेंट्स लेने के बाद एक को वैसा का वैसा रखा, दूसरे का इन्वर्स, ये दोनों पे ऑपरेट करने के बाद हमने शुरू किया जो नॉर्मल हम अलजेब्राइक काम करते हैं वो देखा। तो कैसे होगा, एक्स इनवर्स एच वन एक्स इंटू एक्स इनवर्स एच टू एक्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच वन एक्स। और क्योंकि हमें रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स लगाना होगा तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स यानी कि इस वाले एलिमेंट का इनवर्स, फिर एच टू इनवर्स यानी कि इस एलिमेंट का इनवर्स, और आखिरी में एक्स इनवर्स का होल इनवर्स। अभी बना एक्स इनवर्स एच वन एक्स इनवर्स एच टू इनवर्स इंटू एक्स। अभी क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी फॉलो करता है, तो एक्स इनवर्स एच वन एक्स इनवर्स एच टू इनवर्स एक्स इनवर्स बन जाएगा आइडेंटिटी यानी कि ई, इट बिकम्स एक्स इनवर्स एच वन एच टू इनवर्स एक्स, और इट बिकम्स एक्स इनवर्स एच वन एच टू इनवर्स एक्स। तो अभी हम इसको एच वन एच टू होल इनवर्स, एच वन एच टू इनवर्स को अगर हम एक एलिमेंट मान लें जो कि ऑब्वियसली एच में होगा क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है, और ए भी अगर एच में है तो एच एच इनवर्स एच टू इनवर्स भी एच में होगा ही, ये स्वाभाविक सी बात है। तो इसी वजह से क्योंकि एच एक सब ग्रुप है तो हमको ये पता चल गया कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे है ये एच का है। अब ये एलिमेंट एच का है और हम लेके क्या चल रहे थे कि एक्स इनवर्स एच एक्स में होना चाहिए। जब ये एलिमेंट एक्स का है, एच का है, और एक्स इनवर्स और एक्स तो वहीं वहीं अपनी पोजीशंस पे ही दिख रहे हैं, तो सीधी बात हुई कि एक्स इनवर्स एच वन एक्स एक्स इनवर्स एच टू एक्स का होल इनवर्स जो कि हमने कंसिडर किया था वो भी एक्स इनवर्स कैपिटल एच एक्स में बिलोंग करता है। फॉर ऑल h inverse h1x comma h inverse h2x belongs to h inverse hx. This implies that x inverse hx is a subgroup of G. इससे सीधी बात ये पता चली कि x inverse hx जो है वो G का सबग्रुप है। अब उसे p साइलो प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स hx इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h। एक्चुअली हमें ये प्रूव करना है कि वो है ऑर्डर यानी कि pn के बराबर है, तो वो क्योंकि pn ही ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है तो p रेज टू द पावर n के बराबर है। अभी इसलिए हमको ये प्रूव करना होगा कि हर एलिमेंट जो x इनवर्स hx में है वो यूनिक है। अगर हम ये प्रूव कर दें, क्योंकि बन कितने एलिमेंट रहे, जब इसमें pn एलिमेंट थे h में, अब उनका जब मैं कॉम्पोजिशन बना रही हूँ x इनवर्स hx के साथ, अगर वो सारे एलिमेंट्स यूनिक हो जाएं तो मैं प्रूव कर पाऊँगी कि हर एलिमेंट कि उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे के लिए मैंने एक कॉन्ट्राडिक्शन assumption लिया। On the contrary, let us assume that two elements of H inverse hx, x inverse hx are same for h1 not equals to h2 belongs to h। यानी कि हमने मान लिया कि यूनिक नहीं है, दो कॉम्पोजिशंस एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसे में अगर हम प्री मल्टीप्लाई करें x का और पोस्ट मल्टीप्लाई करें x इनवर्स का तो हमें इस प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। और फिर हमें पता चलेगा कि एक्स एक्स इनवर्स एच वन एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स इनवर्स एच टू एक्स एक्स इनवर्स। यहाँ पे हमें मिलेगा ई एच वन ई इज इक्वल्स टू ई एच टू ई और एच वन इज इक्वल्स टू एच टू। लेकिन हम मान के तो यही चले थे कि दो अलग अलग एच वन एच टू के लिए सेम चीज़ मिल रही है, जबकि वो हमारे फैक्ट से बिल्कुल एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिला कि एच वन इज इक्वल्स टू एच टू, जिससे ये साबित होता है कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। और इसी वजह से हर x इनवर्स एच एक्स belongs to x inverse capital Hx is unique, and therefore the order of x inverse Hx is equals to the order of H is equals to p raised to the power n, and hence x inverse Hx is a silo p subgroup of G by definition of silo subgroup. ठीक, hence this is proved. Second, prove that any two p silo subgroups are conjugate. ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली सेकेंड साइलोस थ्योरम है, तो हम इसको इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, स्टेट एंड प्रूव साइलोस सेकेंड थ्योरम।
दोनों ही केस में हमको पहले ये समझना होगा कि कॉन्जुगेट क्या। तो हम कॉन्जुगेट पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं, बी कॉन्जुगेट ए इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी ए, ऐसा। तो वही आइडिया दिमाग में लेकर चलेंगे और फिर देखेंगे। तो अगर दो सब ग्रुप ऐसे हो पाते हैं तो हम उन दोनों को आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट कह देते हैं। इसके प्रूफ के लिए हमने क्या कहा कि दो साइलो सब ग्रुप लेने, ठीक है, ले लिए। लेट पी एंड क्यू बी टू साइलोस पी सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ पी एंड ऑर्डर ऑफ क्यू। ऐसे में ऑर्डर ऑफ पी और ऑर्डर ऑफ क्यू क्या होगा, पी रेज टू द पावर एन, यहाँ पे पी एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ क्यू, बट obviously p raised to the power n divides order of g. We have to show that p and q are conjugate. अगर p and q को conjugate प्रूव करना है तो हमने कॉन्ट्रारी पे ये ले लिया कि वो दोनों conjugate नहीं है, यानी कि p ना तो g q g इनवर्स के बराबर है जिसमें कि g g में बिलोंग करे, और ना ही q इज इक्वल टू g इनवर्स pg है जिसमें कि g में बिलोंग करे। तो और इसीलिए हमें क्लियरली क्या पता है एक बात, कि अगर हम ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू निकालें, यानी कि हम p पे पहले तो राइट में ऑपरेट कर दें x के साथ और उसके बाद हम q के साथ उसका सबसेट बनाएं, सबसेट भी नहीं बनना चाहिए, कोसेट बनाएं, तो क्या बनेगा, तो उसका ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ऑफ p इंटू ऑर्डर ऑफ q अपॉन ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन x q x इनवर्स। अभी हमको क्या करना है कि जब भी हम ऐसा निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले तो ऑर्डर ऑफ p क्या था और ऑर्डर ऑफ q क्या था, ये दोनों ऑर्डर तो ऐड होते हैं, सीधी बात है। और हटाना क्या होता है, सबट्रैक्ट क्या करना होता है, कि अगर ऑर्डर ऑफ p और q में आपस में, एक्चुअली q में भी नहीं, x q x इनवर्स में, क्यों, क्योंकि हमने लिया क्या था, p x q। अब अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ पी एक्स क्यू एक्स। अगर मुझे दोनों रिमूव करने हैं तो मैं क्या करूँगी, एक्स एक्स इनवर्स ऑपरेट करूँगी। तो ऐसी सिचुएशन पे मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करूँगी, किन दोनों का, p और एक्स क्यू एक्स इनवर्स का। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मैं हटाना चाहती हूँ, तो इसी वजह से ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स, कि यहाँ लिखा है। अब क्योंकि p इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ p, भाई इंटरसेक्शन है तो q का p का सबसेट होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू पी एम, वेयर m इज लेस और इक्वल्स टू n। क्यों बोला ऐसा, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि n तो वो है जो ऑर्डर ऑफ p है। अब अगर कोई सबसेट होगा तो उसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से तो छोटा ही होना चाहिए, इस कारणवश वो क्या हो जाएगा, p रेज टू द पावर m, ना कि p रेज टू द पावर n। अब दो सिचुएशंस हैं, एक या तो m n से छोटा हो या m n के इक्वल हो, तो हम ये दोनों सिचुएशंस लेके चलेंगे। केस वन, फॉर m इक्वल्स n, order of p intersection x q x inverse is equal to p raised to the power n is equal to order of p। और ऐसी सिचुएशन में अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो गया तो इसका सीधा मतलब ये, क्योंकि पहले ही हम कह चुके ये तो उसका सबसेट है ही, अब अगर ये इसके ऑर्डर इक्वल हो गए तो ये भी उसका सबसेट हो जाएगा। p इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, अगर p है इसका मतलब p भी किसका सबसेट है, एक्स क्यू एक्स इनवर्स का, और ऐसा होने पर p एक्स क्यू एक्स इनवर्स के ठीक बराबर हो गया क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के सबसेट हो गए। एज ऑर्डर ऑफ एक्स क्यू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्यू ऑर्डर ऑफ p, क्योंकि वो दोनों n साइलो थे तो दोनों का ऑर्डर p रेज टू द पावर n था। अब सभी का पावर p रेज टू द पावर n हो गया, लेकिन हमने तो अज्यूम ही किया था कि मतलब हमारे अजम्पशन का ठीक कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने अज्यूम किया था कि इन सभी के पावर सेम नहीं है, और इसी वजह से ये बात तो हमको पता चल गया कि गलत है। अगला m लेस दैन n, यानी कि m इक्वल टू n तो नहीं हो सकता, अब m लेस दैन n लेके चलते हैं।
तो ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू वही जो हमने देखा था। ऐसे में ऑर्डर ऑफ पी क्या है, पी रेज टू द पावर एन। ऑर्डर ऑफ क्यू क्या है, पी रेज टू द पावर एन। ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स क्या है, पी रेज टू द पावर एम। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पी रेज टू द पावर 2n माइनस एम। कैसे होता है, पी एन प्लस एन माइनस एम, तो क्या बनेगा पी 2n माइनस एम। इसको हम वापस तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, n प्लस वन इंटू पी एन माइनस एम माइनस वन। अगर मैं एक वन ऐड करूँगी तो एक वन सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू एक मल्टीपल है पी एन प्लस वन का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो क्या होगा, हमेशा समेशन ऑफ सारा x, क्योंकि x खुद कौन था, x बिलोंग्स टू g। अगर मैंने p एक सबसेट लिया, q एक सबसेट लिया और ये साइलो सबसेट्स हैं तो एस सब ग्रुप्स हैं, तो ऐसे में अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे और अलग अलग x अलग अलग एलिमेंट्स हैं जी के, तो अगर इन सब का मैं समेशन ले लूँ तो ऑर्डर ऑफ जी निकल आएगा। अब अगर वो ऑर्डर ऑफ जी निकल आएगा तो वो एक मल्टीपल ऑफ पी एन प्लस वन बन रहा है, जबकि हमको पता है बहुत अच्छे से कि ऑर्डर ऑफ जी इज़ नॉट डिविजिबल बाय पी एन प्लस वन। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमने फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर दिया, विच इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू जी क्यू जी इनवर्स, विच मीन्स हमने क्योंकि लेके क्या चले थे कि P इज़ नॉट इक्वल टू जी क्यू जी इनवर्स, पर दोनों ही बार जब हमने माइनस इज इक्वल टू एन लिया और जब हमने लेस दैन एन लिया, दोनों ही बार हम ये प्रूव कर पाए कि ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, हमारा अजम्पशन गलत है। और क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सही बात यह है कि P और Q दोनों एक आपस में कॉन्जुगेट है, और इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एनी टू साइलो सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट इन अ ग्रुप जी। ये है साइलोस सेकेंड थ्योरम। अब हम देखेंगे साइलोस फर्स्ट थ्योरम। ये भी आपके एग्जाम में आई हुई है 2 बार शायद, एक बार सीधे स्टेटमेंट आया और एक बार ऐसे पूछा गया स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट साइलोस थ्योरम। तो फर्स्ट साइलो थ्योरम अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग जगह पे मिलेंगे, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है वो समझ लेते हैं बस, कि जी एक फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए जिसका ऑर्डर पी हो और पी प्राइम हो। ऐसे में अगर पी एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है और पी एम प्लस वन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता है तो जी में एक सब ग्रुप होगा जो ऑर्डर पी एन का होगा। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने यही तो कहा था कि एक सब ग्रुप ऐसा होता है जो पी एन का हो, है ना। तो वही वाली बात कि अगर if G has a subgroup of order pk for each pk dividing order of G को ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। Also every p subgroup with fewer elements than pn elements sits inside one of the larger p subgroup। ये दूसरा फॉर्म है उसी को बोलने का। इसी यूनिट में आपको कॉशीज थ्योरम भी मिलेगी, यहाँ पे मैंने उन दोनों का कंपैरिजन लगाया हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट। बेसिक डिफरेंस, कॉशीज थ्योरम में प्राइम नंबर की बात होती है जबकि साइलोस थ्योरम में प्राइम रेस टू द पावर समथिंग की बात होती है। यहाँ पे सब ग्रुप ऑर्डर पी का होता है और यहाँ पे सब ग्रुप ऑर्डर पी रेस टू द पावर समथिंग का होता है। यहाँ पे साइक्लिक और नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं, जबकि यहाँ पे सब ग्रुप्स भी सब ग्रुप्स तो ऑब्वियसली नॉन ट्रिवियल होते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें अलग हैं कि जी माइट नॉट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी के, वेर एज हियर जी कंटेन्स एन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी। यहाँ पे एलिमेंट की बात होती है, यहाँ पे मेजर साइलोस थ्योरम सब ग्रुप से रिलेटेड ज़्यादा है और कॉशीज थ्योरम एलिमेंट पे जाके कंक्लूजन्स देते हैं। तो ये देख सकते हो आप। आगे इसको प्रूव करने के लिए भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, पहले हमेशा k इज़ इक्वल टू वन पे ट्रू प्रूव करते हैं, फिर n इज़ इक्वल टू वन पे ट्रू प्रूव करते हैं, फिर n इज़ इक्वल टू k पे मान लेते हैं कि सही होगा, और फिर n इज़ इक्वल टू k प्लस वन पे सही प्रूव कर देते हैं, जिससे कि जो थ्योरम होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है।
ठीक ठीक है। केस 1, assume the theorem to be true for all groups less than the order of g, यानी कि हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ g जो भी हो n है उससे छोटे सारे ग्रुप्स के लिए ठीक ये जो थ्योरम है ये सही काम करती है। तो इफ़ k is a proper subgroup of g and p raised to the power m divides order of k, we know that order of k is less than order of g, और इसीलिए एक सबग्रुप h उसमें एग्जिस्ट करेगा जिसमें ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू द पावर m होगा। क्यों? हमारी जो हमको जो प्रूव करना है उसी हाइपोथेसिस से। हियर h is a subgroup of k which is again a subgroup of g and hence h is also a subgroup of g and thus the result holds, और इसीलिए रिजल्ट होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि k में एक ऐसा सब ग्रुप ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब अगर k में एग्जिस्ट करना चाहिए और g k प्रॉपर सब ग्रुप है, तो अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो और k में h एग्जिस्ट करना चाहिए, तो जब ये k है, k के अंदर h एग्जिस्ट कर रहा है और ये बड़ा सा g है, g में k है, k में h है, तो सीधी बात है कि h g में भी है, और अगर h g में भी है तो हमारी बात ही प्रूव हो गई कि उसका ही सब ग्रुप जिसका ऑर्डर p रेज टू द पावर m है वो बात ठीक है। अगला, मान लिया जाए कि पी एम डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा था तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई थी, क्योंकि हमने उस हाइपोथेसिस को सच माना हुआ था हर उस ऑर्डर के लिए जो लेस दैन ऑर्डर ऑफ जी हो। लेकिन यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि वो डिवाइड नहीं कर रहा है तब क्या? तो तब हम लेके चलेंगे क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन कुछ नहीं होता, अगर हम ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप निकाल रहे हैं तो हम उसके जो सब ग्रुप्स होते हैं उसके ऑर्डर को ऐड करके लिख देते हैं और हम बता देते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ जी होगा, और सारे सब ग्रुप्स डिसजॉइंट होने चाहिए। सीधी बात, क्योंकि हमें डिसजॉइंट सब ग्रुप्स ही चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा कि ऑर्डर ऑफ जेड जी यानी कि ऑर्डर ऑफ सेंटर प्लस समीशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए, यानी कि नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, जहाँ पे ए सेंटर में नहीं है। तो सारे हमने पहले सेंटर के एलिमेंट्स गिन लिए जो ग्रुप जी में थे, उसके अलावा जो बाकी थे जिनका कोसेट बन रहा था अपने नॉर्मलाइजर के साथ, उन सबको गिन लिया, तो हमारे सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी के पता चल जाएंगे। अब अगर ए सेंटर में नहीं बिलोंग करता तो इसका मतलब कि नॉर्मलाइजर जी के बराबर नहीं है ना। और हम यही चाहते हैं कि जब जी के बराबर ना हो तो वो क्या होगा, उसका प्रॉपर सब ग्रुप होगा। प्रॉपर सब ग्रुप होने से क्या होगा? प्रॉपर सब ग्रुप होने से वो उसको एक्चुअली हमारी थ्योरम को प्रूव कर पाएगा, और इसीलिए क्योंकि वो प्रॉपर सब ग्रुप है तो हमने क्या लिया है हाइपोथेसिस इस बार कि वो डिवाइड नहीं कर रहा है, पीएम डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हमने लिखा हेंस पीएम डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ए बट पीएम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो इफ पीएम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी इट इम्प्लाइज दैट पीएम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी अपॉन, और मैंने इन दोनों को एक्सटर्नली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। बट पीएम डज नॉट डिवाइड्स, अब अगर पीएम इस पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा है लेकिन क्योंकि इसको तो नहीं डिवाइड करता सेपरेटली, ये हम जानते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूँ कि 2 डिवाइड्स 6 तो 2 एक्चुअली डिवाइड्स 2 इंटू 3, यानी कि 2 डज नॉट, और 2 डज नॉट डिवाइड्स 3 ये हम जानते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ 2 डिवाइड्स 2। तो उसी तरीके से यहाँ पे पीएम डिवाइड्स ओ जी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए इनटू ऑर्डर ऑफ एन ए, सिंस इट डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ए इट इज़ वेरी एविडेंट दैट पी रेज टू द पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। अब यहाँ पे ये ले लिया। इसके बाद अगर p डिवाइड कर p रेज टू द पावर m डिवाइड कर रहा है, अगर 2 रेज टू द पावर 3 किसी चीज़ को डिवाइड करेगा तो 2 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिख सकते हैं p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। इसका सीधा मतलब हुआ कि p ऑल्सो डिवाइड्स द समेशन ऑफ a डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर g ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। बट p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, लेकिन p ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है और p इसको भी डिवाइड कर रहा है ना। अब यहाँ ऊपर थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे कि हमने कैसी क्लास इक्वेशन लिखी थी। हमने क्लास इक्वेशन लिखी थी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस ये।
अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को मैं एक साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, कैसे आ जाएंगे? ऑर्डर ऑफ जी माइनस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जेड जी, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो जब ये आ सकता है और ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एल एच एस पूरा डिविजिबल है पी से, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि आर एच एस को भी डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि आर एच एस क्या है। तो इट इम्प्लाइज दैट पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी माइनस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। पर इक्वेशन 1 से ऑर्डर ऑफ जेड जी उसके बराबर है, और इक्वेशन 2 के हिसाब से प्राइम नंबर पी को ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड करना चाहिए। और बाय कॉशीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, जो हम बाद में पढ़ेंगे भी, तो कॉशी थ्योरम ये कहती है कि अगर एक एक्स सेंटर ऑफ जी में बिलोंग कर रहा है सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इज पी, तो देन एच इज साइक्लिक। अब ऐसे में एच साइक्लिक हो गया, और साइक्लिक किससे जनरेट हो रहा है? एक्स एलिमेंट से। इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी ऑफ जेड जी, सो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्योंकि एच साइक्लिक है तो वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। और आपने ये भी देखा कि हर सब ग्रुप अबेलियन ग्रुप में, क्योंकि z हमेशा अबेलियन होता है, यानी कि सेंटर हमेशा अबेलियन होता है। अब h किसका सब ग्रुप हो गया? सेंटर का। सेंटर का सब ग्रुप होने से, और सेंटर खुद किसका सब ग्रुप होता है? ग्रुप का, g का। तो सीधी बात है कि h नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। जब h zg का नॉर्मल सब ग्रुप है तो h g का भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। और इसीलिए g बाय h एक वेल डिफाइंड संरचना होगी, यानी कि एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। अब ऑर्डर ऑफ जी बाई एच देखेंगे। अच्छा, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्यों देख रहे हैं? अभी तक हम मेन बात पे नहीं पहुंचे, अभी तक हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं कि एक पी रेस टू द पावर समथिंग का एक जो है सब ग्रुप उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अभी आपने ये तो पहुंच गए कि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक बात है। लेकिन क्या आपने एच का जो ऑर्डर है वो प्राइम रेस टू द पावर समथिंग बताया? नहीं, अभी वहाँ तक पहुँचना है, इसलिए हमने वापस लिखा कि ऑर्डर ऑफ जी बाई एच, यानी कि कोसेट जो है एच का, उसका ऑर्डर हमेशा कम होगा ऑर्डर ऑफ जी से। बिल्कुल ठीक बात है। एंड पी एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और पी एम जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है। फिर से वही किया, ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड किया, ऑर्डर ऑफ एच को मल्टीप्लाई किया। पर ऑर्डर ऑफ एच तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर सबसेट सब ग्रुप डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए सीधी बात हुई कि ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच डिविजिबल है। इसका सीधा मतलब हुआ कि पी एम जो है वो ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एच दोनों को के डिवीजन को भी डिवाइड कर रहा है। और अगर पी एम डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2⁻³ अगर डिवाइड करेगी, इसका सीधा मतलब है 2⁻² भी करेगा, तो पी एम माइनस 1 लिखने में कोई गलती नहीं है। तो इफ़ पी एम divides order of g by h, it also implies that pm divides pm, and which also further divides order of g by order of h. अब इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम ये लिख सकते हैं कि k बाई एच एक सब ग्रुप होगा g बाई एच का, जिसमें कि ऑर्डर ऑफ k बाई एच जो है वो पी एम माइनस 1 होगा, और ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ h पी एम माइनस 1 होगा। is which implies that order of k क्या होगा? p raised to the power m, and k is a subset of g, hence the result is true। और क्योंकि अब हमने प्रूव कर दिया कि k एक सबसेट है g का, और उसका ऑर्डर भी p raised to the power m है, जबकि p raised to the power m g को डिवाइड करता है और p raised to the power m plus 1 g को डिवाइड नहीं करता है, यानी कि जो k है वो उसका p साइलो सब ग्रुप है। और ऐसे ही हमने साइलोस फर्स्ट थ्योरम प्रूव की है। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ ग्रुप बी if G be a group of order 231, show that 11 silo subgroup of G is contained in the center of G। ये काउंटर नहीं है, सेंटर होगा, गलती से लिखा है, सेंटर ऑफ G।
तो लेके चलते हैं. गिवन दैट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू 231. 231 इज एक्चुअली 21 इंटू 11 एंड दस वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 7 इंटू 11, यानी कि हम उसको फिर लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 11, क्योंकि 11 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है. लेकिन 11 की पावर 1+1, यहाँ पे 11 की पावर 1 है ना, इसको प्राइम की पावर p की पावर k के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको देखें p की पावर k+1, लेकिन k+1 इसको डिवाइड नहीं कर रही है. तो हम साइलोस थ्योरम से कह सकते हैं, फर्स्ट थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि G has 11 silo subgroup contained in ZG. The number of silo subgroups can be calculated by using Silo's third theorem. Silo's की third theorem कहती है कि Nk is equals to number of or the the number of silo subgroups can be calculated as Np is equals to 1 plus Pk, such that 1 plus Pk divides 21 or whatever the रिमेनिंग फैक्टर इज़. यहाँ पे जैसे रिमेनिंग फैक्टर 21 है ना, 11 को ले लिया तो हमने लिया कि इट इम्प्लाइज दैट 1 प्लस 11 के इज इक्वल टू ईदर 1, 3, 7 और 21, क्योंकि 21 के यही मल्टीपल्स हैं. हमने जब देखा तो हमें के की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है. इसका सीधा मतलब ये है कि जी हैज़ ओनली वन साइलो 11 सब ग्रुप, say H of order 11, which is unique and hence normal, and thus H is normal in G. यही हमें प्रूव करना था. और क्योंकि H नॉर्मल है G में, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि H जो है वो सेंटर में कंटेन्ड है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट.